पंजाब में आपने देखा कि हाल ही में जो समस्या हुई वो ये थी कि सुखबीर सिंह बादल के ऊपर एक हमला हुआ। इस हमले के बाद फिर से राजनीति और सियासत पूरी पंजाब में गर्म हो गई है। आफ्टर ऑल ये मसला क्या है, ये समस्या हुई क्यों है और सरकार इस समय पंजाब में कर क्या रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में एक गहरी चर्चा करेंगे। 1920 का समय था जब अकाली दल नाम की एक पार्टी पंजाब में क्रिएट हुई थी। अकाली दल का क्रिएशन का सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने महंतों को इंस्टिगेट कर कर गुरुद्वारों का कंट्रोल दिया हुआ था। गुरुद्वारों के कंट्रोल को देने से सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नॉन सिख लोग जो हैं वो गुरुद्वारों को चला रहे थे, उनके अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे। इसके खिलाफ एक लड़ाई मोलने का काम अकाली दल ने शुरू किया। 1920 में अमृतसर में अकाल तख्त के पास खड़े होकर उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना करी। अकाली दल ने 1920 में बनने के बाद ये निर्णय लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमारी लड़ाई एक पंथिक लड़ाई है। ये शब्द पंथिक का मतलब ये है कि हम खालसा पंथ के लिए लड़ रहे हैं, हम खालसा पंथ के जो फॉलोअर सिख धर्म के लोग हैं उनके लिए लड़ रहे हैं और हमें सिख गुरुद्वारों का कंट्रोल जो है इन महंतों से लिबरेट करवाना है और ब्रिटिश की इस चाल को ख़त्म करना है। अब दो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि पहली बात, जब अकाली दल 1920 में बनी तो वो बनी उस समय पार्टी अकाल तख्त पे। अकाल तख्त अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर यानी कि हमारा गोल्डन टेम्पल जो है, उस जगह पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिखों की एक बॉडी है जो सिखों के इंटरनल अफेयर्स और इंटरनल इश्यूज़, सिखों का इंटरनेशनल लेवल पर क्या ओपिनियन रहेगा, उन सारे मसलों के ऊपर एक जो बॉडी है वो चर्चा करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकाल तख्त के अंदर जत्थेदार होते हैं। जत्थेदार वो लोग होते हैं, एक आम भाषा में अगर मैं बोलूं कि मेंबर्स, जिनको बेसिकली भेजा जाता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC नामक एक बॉडी से। सिखों के अंदर गुरुद्वारों को मैनेज करने के लिए एक अलग सी बॉडी बनी है जिसका नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC। तो यानी SGPC से रेकमेंड किए गए नाम जत्थेदारों के जो है वो अकाल तख्त में बैठकर अकाल तख्त के अंदर सुपरविजन करते हैं सिखों के इंटरनल अफेयर्स को लेकर। जब ये पार्टी 1920 में बनी तो उस समय इस पार्टी को बहुत सारा प्रभाव उस समय की सियासत से भी मिला। उस समय सबसे बड़ी एक सियासत की अगर हम मूवमेंट की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर उस समय पंजाब के अंदर कोई 1920 और 25 के आसपास थे तो उनका नाम था बेसिकली भगत सिंह। और भगत सिंह जो थे उनके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उन्होंने पंजाब राज्य के अंदर उस समय एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। इस पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट से इंस्पिरेशन पाते हुए अकाली दल ने भी अपना का पूरा पार्टी का कमान बनाया और लोगों से जुड़ने की एक मुहिम बनाई। यह कहना गलत भी नहीं होगा कि उस समय जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में था तो बहुत सारे महाराजाज जो उस समय हमारे पंजाब के सूबे में हुआ करते थे, वो महाराजाज अपने आप को ब्रिटिश के सामने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो सिख कौम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन उन लोगों का सिख कौम से पहली बात तो कोई नाता नहीं था। वो राजा महाराजा थे जो अय्याशियों में डूबे हुए थे और उनका कोई सिख कौम के अफेयर्स, सिखों के इश्यूज़ और एक रोज़मर्रा के सिख की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उससे कोई लेन देन नहीं था। इस चीज़ को कैपिटलाइज उस समय अकाली दल ने किया और 1930 और 1940 के दशक में अकाली दल ने अपने आप को एक लोगों के प्रतीक, एक ऐसी पार्टी के साथ प्रमोट किया कि जिसके तहत उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल बेस बहुत बड़ा बना लिया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि अकाली दल जो है उस समय एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली वाइब्रेंट फोर्स बन चुका था और पॉलिटिकली पंजाब में उसने अपना एक पूरा कैडर भी खड़ा कर लिया था। वो पंजाबी सूबे की लड़ाई लड़ता रहा। 1966 में जब पंजाबी सूबा फाइनली जाकर क्रिएट हुआ तो 1967 में पहली बार पंजाबी सूबे के अंदर यानी कि पंजाब राज्य के अंदर पंजाब के क्रिएशन के बाद फाइनली पहली बार जो सरकार आई उस समय वो जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार आई और जस्टिस गुरनाम सिंह जो है वो कैंडिडेट था अकाली दल का। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 1967 में अकाली दल की जो सरकार जस्टिस गुरनाम सिंह के लीडरशिप में आई वो पहली सरकार थी जिसमें अकाली दल ने पावर को टेस्ट किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1966-67 का समय वो भी था जब भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया गया था। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोट हुआ, इस ग्रीन रेवोल्यूशन को समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन डिलिबरेटली उस समय प्रमोट इस कारण से पंजाब के इलाके में खास कर किया गया था। केंद्र
सरकार के द्वारा, क्योंकि केंद्र सरकार उस समय बड़ी ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी अकाली दल के दबदबे को लेके जो पूरे पंजाब राज्य में था। उसका सबसे बड़ा कारण भी ये है कि पंजाब राज्य के अंदर जो अकाली दल का दबदबा था, उस दबदबे को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से नाकाम रही थी। तो कांग्रेस पार्टी के मन में उस समय ये एक थॉट आया था कि यदि एक हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन नामक एक कॉन्सेप्ट को अगर हम बनाकर चलाएं और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अगर हम मान लीजिए पंजाब के राज्य में लेकर जाएं, तो पंजाब के राज्य में हम हरित क्रांति के नाम पर किसानों के साथ जाकर एक समर्थन बना पाएंगे, जो कि अकाली दल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसको हम इवेंचुअली तोड़कर कांग्रेस की ओर ला पाएंगे। लेकिन उस चीज़ में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही, क्योंकि इस गंदे इरादे के साथ जब उन्होंने डिलिबरेटली पंजाब को चुना, तो हुआ ये कि जब हरित क्रांति पंजाब में स्टार्ट हुई यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने का जिम्मा जो था भारत के संविधान के तहत एग्रीकल्चर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य सरकार की एक नीति के तहत ही एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी प्रमोट की जा सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि उसका फायदा अकाली दल ने उठाया और 1966-67 दोनों पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये अकाली दल के फेवर में चले गए, क्योंकि पहली बात तो जब पंजाब का सूबा 1966 में क्रिएट हुआ तो उसका श्रेय भी अकाली दल ने लिया, ये कहकर कि देखिए हमारे ही प्रोटेस्ट के कारण जो है हम इस नीति में कामयाब रहे कि हमने पंजाबियों को एक सूबा दिलवाया, जो कि पंजाबी लोगों को और सिख लोगों को उस समय बहुत प्रभावित किया। दूसरा, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, हरित क्रांति स्टार्ट हुई, इस हरित क्रांति का एडवांटेज लेते हुए अकाली दल ने बोला कि देखिए अब हम विकास की प्रगति की ओर जा चुके हैं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हरित क्रांति को 1960 और 1970 के दशक की अगर हम राजनीति को अकाली दल की समझें तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है कि 1960 के दशक में अकाली दल जो कि 1920 में बनी थी, तब से लेकर वो एक प्रकार की रूरल डोमिनेटेड पार्टी थी। उसका रूरल ग्रास रूट लेवल पर अग्रेसिव स्ट्रक्चर हुआ करता था। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति का एग्जीक्यूशन का जिम्मा अकाली दल की सरकार ने 1967 में उठाया अपनी सरकार बनने के बाद, उस समय अकाली दल के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा आया कि अकाली दल के जो बड़े बड़े लीडर थे, जो सरकार के हिस्से थे, उन्होंने ठेकेदारी शुरू कर दी और ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए, हरित क्रांति को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो इक्विपमेंट चाहिए था, ट्रैक्टर चाहिए थे, खेतों में पाइप डालने के लिए, कैनाल बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी, मोटरों की रिक्वायरमेंट थी, ये सारी चीज़ें सप्लाई करनी शुरू कर दी। तो अकाली दल के अंदर एक पार्टी के तहत भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, जिसके तहत उसका ग्रामीण इलाकों में जो होल्ड था पहली तो वो धीरे धीरे घटने लगा। जाहिर सी बात है कि जो ग्रामीण इलाकों में होल्ड घट रहा था, इस ग्रामीण इलाके के घटते हुए होल्ड का फायदा उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उठाया, क्योंकि जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारी लेबर की आवश्यकता थी और लेबर उस समय पंजाब में क्योंकि कम थी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लेबर को डिलिबरेटली बुलाकर पंजाब में सेटल करवाया गया। उनको फिर वहां पर वोटर आईडी कार्ड बनवाकर जो है उनको एक डोमेस्टिक लेवल पर रख के उनको वहां पंजाब का नागरिक भी बनाया गया। और इवेंचुअली ये सारे के सारे जो यूपी बिहार से लोग आए थे, जो हरित क्रांति को सपोर्ट करने आए थे, बड़े किसानों को सपोर्ट करने आए थे, वो कांग्रेस का एक वोट बैंक बन गए। पर कांग्रेस का ये जो छोटा सा एक वोट बैंक बना था, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस समय इस परिस्थिति में नहीं थी कि वो अपने दम पर एक सरकार बना पाती। तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि वो अकाली दल के पूरे डोमिनेंस को और तोड़ना चाहती थी। 1970 और 1980 के दशक में इस मुहिम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक खालिस्तान का पूरा नैरेटिव क्रिएट किया गया। खालिस्तान के नैरेटिव के पीछे की जो पूरी कहानी है वो केवल यही थी कि उद्देश्य उसमें सिर्फ ये था कि हम किसी भी तरीके से ये इंश्योर करेंगे कि अकाली दल का जो होल्ड है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे, अकाली दल का जो होल्ड है अकाल तख्त पे, अकाली दल का जो होल्ड है पूरे के पूरे पंजाब की राजनीति पर, ये धीरे धीरे खत्म होता जाए, कम होता जाए। पंजाब ने 2 दशक खून खराबा देखा, खून खराबे के साथ साथ बहुत गजब लेवल का वायलेंस भी देखा। और इस पूरे पीरियड में ये जो 2 दशक खालिस्तान की मूवमेंट चली पंजाब में, इस दौरान अकाली दल के अंदर बहुत सारे फैक्शन क्रिएट हो गए, छोटे छोटे गुट क्रिएट हो गए। इनमें से 1970 और 1980 के दशक में अगर हम खास करके बात करें तो अकाली दल के अंदर कांग्रेस पार्टी जो फूट डालना चाहती थी उसमें वो कामयाब रही। उसमें से एक गुट जो बना वो प्रकाश सिंह बादल का गुट था, एक बना गुरचरण सिंह तोरा का गुट, एक बना जगदेव सिंह तलवंडी का ग्रुप, एक बना हरचंद सिंह लोंगोवाल का ग्रुप।
ये जो सारे अलग अलग प्रकार के गुट बने, इस गुटबाजी का फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि जो गुट कांग्रेस के साथ समर्थन करता था उसके साथ कांग्रेस पार्टी अलाइन करने लग जाती थी। अकाली दल दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई, लेकिन 1990 में परिस्थितियां बदलने लगी। परिस्थितियां इस प्रकार से बदली कि 1990 के दशक में जैसे ही हम लोग पहुंचे तो प्रकाश सिंह बादल जो थे उस समय अकाली दल के जो लीडर थे, उन्होंने ये कोशिश करने की एक मुहिम चलाई कि वो जितने भी अलग अलग गुट हैं उन सबको जोड़कर एक सिंगल गुट बनाएं। 1996 में मोगा की एक कन्वेंशन हुई। मोगा एक पंजाब में शहर है, वहाँ पर अकाली दल की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसको हम मोगा कन्वेंशन कहते हैं। उस मोगा कन्वेंशन 1996 में ये हुआ कि प्रकाश सिंह बादल ने सक्सेसफुली ये इंश्योर किया कि जितने भी अलग गुट थे और जो गुटबाजी उस समय चल रही थी अकाली दल में वो सब खत्म हो जाए। और जैसे ही वो खत्म हुई उसके बाद 1997 में अकाली दल ने यूनाइट होकर प्रकाश सिंह बादल की लीडरशिप में चुनाव लड़ा। ये चुनाव में आप सोचिए कि क्योंकि अकाली दल ने भाजपा के समर्थन के ये चुनाव लड़ा था तो अकाली दल और भाजपा ने मिलकर 117 में से 93 सीट्स प्राप्त करी। 93 सीट्स पाने के बाद अकाली दल का जो उस समय का एजेंडा था वो सबसे स्पष्ट एजेंडा ये था। अकाली दल ने 1997 में इलेक्शन के लड़ने से पहले लोगों के सामने कुछ वायदे किए थे। उस वायदों में सबसे बड़ा वायदा ये था कि उन्होंने कहा कि हम जब सरकार में यदि आते हैं तो हम सबसे पहले ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी पिछले 2 दशक में खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर जो इनोसेंट लोगों को मारा गया है उनके फेक इनकाउंटर्स के ऊपर हम इंक्वायरी खोलेंगे। तो 1984 के दंगों के दौरान भी जो लोग मारे गए उन लोगों को भी हम लोग जो है सजा दिलवाएंगे। अब इस प्रकार की भावुक बातों से जो एक इमोशनल सेंटिमेंट अकाली दल ने क्रिएट किया, इसके तहत आप सोचिए कि 97 के चुनाव में उसको 93 सीट्स मिली 117 में से। और जब वो पावर में आई तो पावर में आने के बाद अकाली दल उस समय जो है एक ही काम करती रही और वो काम ये था कि सिर्फ और सिर्फ किसानों को उसने एक रेवड़ियां बांटनी चालू कर दी। और वो रेवड़ियां कुछ ऐसी थी कि किसानों को बोला कि हम आपको मुफ्त की बिजली दे देंगे और मुफ्त की बिजली देने से आपका बिजली का खर्चा माफ हो जाएगा। छोटे मोटे और स्कीम्स लगाए गए जिससे कि कर्ज माफी का काम किया गया। किसानों को बस इतने सी चीज़ों से खुश रखा गया। लेकिन जो पंजाब की पूरी जनता थी वो वेट कर रही थी कि अकाली दल जो है वो कुछ कठोर निर्णय ले, खास करके जो उसने प्रोमिसेस किए थे, वायदे किए थे कि हम खालिस्तान के मूवमेंट के दौरान जो फेक इनकाउंटर्स हुए थे उनके लोगों को, दोषियों को सजा दिलवाएंगे। वो चीज़ नहीं हुई। उसके बाद जो पुलिस अधिकारियों के तहत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ था उनके ऊपर कोई सजा नहीं हुई। तीसरी सबसे बड़ी बात कि उस समय अकाली दल का ये जो प्रॉमिस था कि भाई 1984 के दौरान जो दंगे किए गए और जो सिख जेनोसाइड हुआ, उस जेनोसाइड के तहत जितने भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको भी कोर्ट में सज़ा सुनवाई जाएगी और उनके लिए भी केसेस और डोजियर तैयार किए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अकाली दल की पूरी सरकार के दौरान 1997 से लेकर ये सब कोई चीज़ें नहीं हुई। 2002 में जाहिर सी बात है कि अकाली दल के इस कंप्लीट फेलियर के बाद लोग फ्रस्ट्रेट हुए। 2002 में कोई विकल्प ना होने के कारण से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना। 2002 में अमरिंदर सिंह कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनकर सरकार चलाने आया। मुख्यमंत्री होने के नाते उसने भी यही सब बड़े बड़े वायदे किए थे और यही वायदों के बावजूद भी कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। तो 2007 में जब दोबारा से चुनाव हुआ तो पंजाब में इस चुनाव के दौरान 2007 में सबसे बड़ी बात यह हुई कि उस समय अकाली दल और बीजेपी जो है दोनों की मिलकर दोबारा से सरकार आई। बीजेपी हमेशा से एक जूनियर कोलिशन पार्टनर हुआ करती थी और अकाली दल एक डोमिनेंट कोलिशन पार्टनर थी। अकाली दल की सरकार आई। 2007 से लेकर 2017 तक 3 बड़ी समस्याएं हुई। पहली समस्या ये हुई कि जब 2007 में अकाली दल की सरकार आई तो ये सरकार के दौरान प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री और सुखबीर सिंह बादल ने उप मुख्यमंत्री का पद बाद में संभाला, लेकिन पहले उन्होंने होम मिनिस्टर का पद संभाला। अब इस दौरान जो सबसे बड़ी समस्या ये आई वो ये थी कि 2007 से अकाली दल के अंदर एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि अकाली दल की जो पूरी राजनीति 2007 से 17 तक जो पूरी अनफोल्ड होती गई, अगर हम उसके पन्नों को खोल के देखें तो सबसे पहली चीज़ ये दिखती है कि उस दौरान पार्टी जो अकाली दल थी वो ग्रास रूट लेवल से पूरी की पूरी डिस्कनेक्ट हो गई। आपको याद होगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि रूरल मास बेस से वो पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, वो कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया था। इसके बाद जब 2007 में वो लोग पावर में आए तो एक बहुत बड़ा सिखों का वर्ग था जिनको उम्मीद थी 1997 की अकाली सरकार से, क्योंकि उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं किया उन लोगों को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि वो वर्ग भी छिटक चुका था। लेकिन अब दिक्कत क्या थी? अब दिक्कत तीसरी ये हुई कि 2007 में जब अकाली की सरकार आई तो इस सरकार ने आते सार सबसे पहले जो अभी तक पार्टी के अंदर एक मुहिम होती थी, मुहिम के तहत ये होता था कि भाई अकाली दल पार्टी का एक प्रेसिडेंट जो है
वो व्यक्ति अलग होगा। अकाली दल में मुख्यमंत्री एक अलग होगा। अकाली दल के जो मेजॉरिटी मिनिस्टर हैं वो भी ग्रास रूट के लीडर होंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसके ऊपर अकाली दल का हमेशा से दबदबा था और है, उस पर्टिकुलर बॉडी में भी जितने भी लोग हैं वो पार्टी से अलग होंगे। अभी तक ये पूरी नीति हुआ करती थी, लेकिन 2007 में आते सार प्रकाश सिंह बादल ने ये सब बदल दिया। पहली बात, पार्टी प्रेसिडेंट वो भी अकाली दल का, और वो अकाली दल के अंदर खास करके बादल की फैमिली का खुद का एक चहीता। पार्टी प्रेसिडेंट के साथ साथ मुख्यमंत्री वो तो खुद ही प्रकाश सिंह बादल। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी बादल परिवार ने अपने ही परिवार के चुनिंदा लोगों को बिठाना चालू कर दिया। तो 2007 से पहली बात तो ये होना शुरू हुआ कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो अकाली दल थी, जो ग्रास रूट से स्टार्ट हुई थी, लोगों के प्रति काम करने के लिए स्टार्ट 1920 में हुई थी, ये पार्टी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करते करते एक फैमिली का प्राइवेट बिजनेस बनने लग गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2007 से 17 के समय जब अकाली दल की सरकार थी, उस समय पंजाब एक बहुत ही ज़्यादा आर्थिक बुराइयों से गुजर रहा था। उस समय पंजाब को आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्री की आवश्यकता थी, सरकार की तरफ से नीतियों की और उस समय सपोर्ट की आवश्यकता थी। लेकिन ये सब करने के बजाय उस समय प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल की तरफ से जो पूरा रवैया देखा गया वो ये देखा गया कि अगर हम आज की डेट में इतिहास के पन्ने खोलें तो उन्होंने कुछ फैमिली बिजनेसेस बनाकर उन्हीं फैमिली बिजनेसेस को सरकारी ठेके दिलवाकर प्रमोट करना चालू कर दिया। जैसे उदाहरण के तहत अगर हम बात करें तो पंजाब रोडवेज की सारी बसें एक स्पेसिफिक कंपनी को दी गई। वो स्पेसिफिक कंपनी बाद में मालूम चली कि बादल परिवार से जुड़ी थी। तो इस प्रकार से जो पूरे पब्लिक गुड्स थे, जो पब्लिक गुड्स सरकार को वैसे भी प्रोवाइड करने थे, जब वो एक विशेष तौर से एक स्पेसिफिक राजनीतिक वर्ग के तहत एक स्पेसिफिक फैमिली के पास आ गए, तो आप समझने लग जाइए कि इसके बाद जो परिस्थिति होती गई वो कुछ ऐसी थी कि लोगों को ये चीज़ अनुकूल नहीं लगी। लोगों को ये चीज़ देखने लग गई कि सिर्फ बादल परिवार की बढ़ोतरी हो रही है, बादल परिवार के चुनिंदा लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, आम आदमी पिस रहा है, आम आदमी के कोई इश्यूज़ की नंबर 1 सुनवाई नहीं। जब ये चीज़ें चल रही थी, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, इसी दौरान अकाली दल की तरफ से 2 बड़ी भूल और हुई। सबसे पहली भूल ये हुई क्योंकि अकाली दल को अब ये लगने लग गया था कि भाई पावर में तो हम आ ही गए हैं, तो हमें कोई हटाने वाला नहीं है। इस दौरान ये हुआ कि अकाली दल जो अभी तक हमेशा सिख पंथ के वोटों को पीछे, अभी तक जो अकाली दल हमेशा सिख पंथ के इश्यूज को लेके बातचीत करा करता था, वो इस सिख पंथ की लाइन से डिविएट करना शुरू हो गया। वो डिविएट ऐसे करना शुरू हो गया कि उस समय अकाली दल ने जिस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाकर रोकनी चाहिए थी, जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज ईसाइयों की तरफ से पंजाब में लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की चीज़ हो रही थी, खेल हो रहा था, उस खेल को रोकने के बजाय उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये करी कि उन्होंने क्रिश्चियंस को ही सपोर्ट करना चालू कर दिया। इससे जो अकाली दल के हार्डकोर वोटर्स थे, जो अकाली दल के हार्डकोर सिख पंथिक वोटर्स थे, जो ये कहते थे कि अकाली दल मात्र एक ऐसी पार्टी है जो पंथ के बारे में, हमारे खालसा पंथ, हमारे सिखों के बारे में बात करती है, जब उन्होंने देखा कि ये तो ईसाई समुदाय का सपोर्ट कर रहे हैं, ईसाइयों को सपोर्ट करके उनकी क्रिश्चियन कन्वर्जन्स को बढ़ोतरी दे रहे हैं, उनके नेताओं के साथ जाके खड़े हो रहे हैं, उनके नेताओं को पनाह दे रहे हैं, पार्टी के लोकल लेवल के चुनावों में टिकट दे रहे हैं, इससे पंथिक वोट और लोगों के प्रति अकाली दल को जो एक प्रकार की पॉजिटिविटी थी वो धीरे धीरे नेगेटिविटी में बदलने लग गई। ये चीज़ तो हो ही रही थी। इसके बाद लोगों के प्रति एक और प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि अकाली दल ने उस समय जो दूसरी गलती करी वो ये थी कि उन्होंने एक व्यक्ति को सपोर्ट करना चालू कर दिया जिसका नाम था गुरमीत राम रहीम सिंह। ये व्यक्ति गुरमीत राम रहीम सिंह जो एक डेरा सच्चा सौदा नाम का डेरा चलाता था, जिससे सिख समुदाय वैसे भी बहुत परेशान था, क्योंकि ये जितना भी डेरा कल्चर है, खैर मैं एक सेपरेट वीडियो डेरा कल्चर को लेके बना चुका हूँ ऑलरेडी, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यदि आपने ना देखा हो जरूर देख लीजिएगा। तो उस वीडियो में मैंने ये चीज़ समझा रखी है कि किस प्रकार से डेरा कल्चर और सिख समुदाय के अंदर जो डिफरेंसेज हैं और ये जो डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेज हैं, ये कैसे आज की डेट में सिख समुदाय के सामने
सामने पैरेलल लेवल पर डेरा कल्चर को खड़ा करते हैं लाके। अब सबसे बड़ी बात थी कि जब अकाली दल की पार्टी एक सिख समुदाय की पार्टी थी, सिखों के हितों की पार्टी थी, जब उसने एक जगह पर ईसाइयों का इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, दूसरी जगह पर जब उसने डेरा सच्चा सौदा, जिसको आज की डेट में सिख समुदाय के लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, जब उसको भी इन्होंने नर्चर करना शुरू कर दिया, सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो एक चीज तो तय थी कि लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी कि भाई अकाली दल जो है ये अपने पूरे के पूरे पंथिक आइडियोलॉजी से डिविएट कर चुकी है, फैमिली बिजनेस बन चुका है, पूरी की पूरी पार्टी जो है अब एक वो प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी बन चुकी है। अच्छा, अब ये सिर्फ अगर ये इतना ही काफी नहीं था तो 2015 में एक समस्या और हुई। 2015 में अनफॉर्चुनेटली फरीदकोट में एक गांव में बरगारी नाम के गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पन्नों को निकाल कर जलाया गया। किसी ने ये षड्यंत्र रचा था जिसकी तहत वो सिख समुदाय के अंदर, सिख समाज के अंदर नफरत की राजनीति फैलाना चाहते थे। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के फरीदकोट के बरगारी के केस में कौन लोग दोषी थे, उनको सजा दिलवाना एक बहुत आवश्यक काम था। और खैर 2015 में जब ये फरीदकोट का इंसिडेंट हुआ, जिसको हम बेदबी का इंसिडेंट कहते हैं, सैक्रिलेज का इंसिडेंट कहते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्नों को जब फाड़ के जलाया गया, इससे जो सिख समुदाय में गुस्सा पैदा हुआ, वो गुस्से को भी अकाली दल ने टैप नहीं किया, क्योंकि उस समय 2015 में गृह मंत्री जो पंजाब राज्य के थे वो थे सुखबीर बादल। अब सिख समुदाय को ये उम्मीद थी कि ये व्यक्ति जो इस समय गृह मंत्री है और गृह मंत्री होने के नाते पूरे पंजाब के प्रांत की पुलिस इसके हाथ में है, तो ये पुलिस का प्रयोग करके फरीदकोट के अंदर जिन लोगों ने ये हरकत करी उन लोगों को पकड़ के दोषी ठहराकर उनको कोर्ट में सजा दिलवाए। लेकिन अकाली दल ने 2015 से लेकर 2017 तक इस फरीदकोट के बरगारी के गांव के इंसिडेंट के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने कंप्लीट ढील छोड़ी, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट फाइल नहीं हुई। और सिखों के अंदर जो गुस्सा बढ़ता जा रहा था वो 2017 में देखने को मिला, क्योंकि 2017 में उस समय कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ का नाजायज़ फायदा उठाया। कांग्रेस पार्टी ने जो है फिर से जाकर लोगों के प्रति कैंपेन किया, कैंपेन करके ये बात बोली कि देखिए हम अब आएंगे, अगर यदि हम आते हैं तो हम जो है ये बरगारी वाला जो इंसिडेंट है फरीदकोट में खास करके हुआ, इसके दोषी को सजा सुनाएंगे, हम जो है इन लोगों को जेल पहुंचाएंगे। अब उस समय ये 2017 में एक बहुत इमोटिव इशू बन चुका था, क्योंकि ये एक इमोटिव इशू था तो जाहिर सी बात है कि सिख समुदाय, पंजाब के अंदर जो बाकी समुदाय रहते हैं वो सारे के सारे एन मास कांग्रेस की तरफ चले गए। 2017 के चुनाव में जब इन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, अमरिंदर सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बना, तो अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री बना, जो 4 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को सडनली 2021 में ये लगा कि अब 2022 का चुनाव आ रहा है, 22 के चुनाव से पहले अब हमारे को जवाबदारी देनी है। जवाबदारी ये है कि भाई बरगारी के केस में हमने क्या किया, इसके साथ साथ हमने सिखों के साथ जो अन्याय हुआ था उसको लेके क्या किया। पंथिक इश्यूज के बारे में तो खैर कांग्रेस पार्टी बोलने की हैसियत नहीं रखती, वो पार्टी खास करके जिसने अकाल तख्त के ऊपर गोलियां चलवाई थी। तो जाहिर सी बात है कि 2022 में क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो 2021 में 1 साल पहले चुनाव से चंद महीने पहले उन्होंने जो है चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश करी, ये कहकर कि पंजाब में जो है 35% के आसपास दलित समुदाय की जो पॉपुलेशन है वो जो है अगर देखेगी कि दलित को हमने एम्पावर किया है और उसको मुख्यमंत्री बनाया है तो हमें वोट मिल जाएंगे। 4 महीने के लिए अगर आप दलित समुदाय के एक व्यक्ति को देंगे पावर और ये सोचेंगे कि 4 महीने में हमारे दलित समुदाय के लोग ये सोच लें कि भाई आप जो है दलितों के विकास के लिए आए हैं, तो आप हमारे दलित समाज को इतना भी मूर्ख मत समझिए। 4 महीने के लिए जो आपने सरकार में उस व्यक्ति को लाकर वहां पर मुख्यमंत्री बनाया, उससे सारे लोगों में ये मैसेज चला गया कि ये एक राजनीति का गंदा खेल है, कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार से दलित एम्पावरमेंट से कोई लगाव नहीं। और ये इसलिए भी मैं बोलता हूं क्योंकि जब 2022 के इवेंचुअल चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल था ये सभी जानते हैं, फैक्ट्स फिगर सबके सामने हैं। लेकिन 2022 में एक गजब की चीज़ ये भी हुई कि सबसे बड़ी बात है कि अकाली दल भी कंप्लीटली वाइप आउट हो गया, क्योंकि अकाली दल से नाराजगी थी, कांग्रेस से नाराजगी थी। अब क्योंकि 2022 में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम था, और वैक्यूम ये था कि पहली बात उस समय एक नाराजगी थी लोगों की अकाली दल के प्रति, जिसको बिल्कुल लोग टॉलरेट नहीं कर रहे थे और बिल्कुल नष्ट करना चाहते थे, और साथ में कांग्रेस पार्टी जिसने कोई काम नहीं किया था उसको भी लेके लोग परेशान थे, नष्ट करना चाहते थे। तो 2022 में जो उस समय राजनीतिक लेवल पर एक स्पेस क्रिएट हुई थी, उस स्पेस को कैप्चर किया आम आदमी पार्टी ने। और आम आदमी पार्टी ने उस समय ये कैंपेन किया कि भाई यदि हम पावर में आते
देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि रेवड़ी मॉडल तो लाएंगे ही लाएंगे। उसके साथ साथ जो है उन्होंने एक वायदा ये भी किया कि भाई हम जो है बरगारी के इंसिडेंट 2015 से चल रहा है, भूलिएगा मत, 2015 से चला हुआ बरगारी के इंसिडेंट के लिए 2022 में उस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी जाकर जो है सड़क पर खड़े होकर प्रचार किया कि एक बार हमें आने दीजिए, आप देखिएगा उसके बाद कि किस प्रकार से दोषियों को सजा दी जाती है। अब 2022 में आप पंजाब की स्थिति को सोचिए। लोग उस समय अकाली दल से फ्रस्ट्रेटेड थे, कांग्रेस से फ्रस्ट्रेटेड थे, आम आदमी पार्टी में उनको एक विकल्प दिखा और ये विकल्प के तहत तो लोगों ने सोचा कि चलिए एक नया मौका है, नई राजनीति है, एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक अजीब प्रकार का एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि 2022 में जाहिर सी बात है कि जब आम आदमी पार्टी को एक कंप्लीट मेजॉरिटी मिली, उस मेजॉरिटी के बाद भी अब हुआ क्या, 2024 आ चुका है, आज दिसंबर चल रहा है, अभी तक पहली बात तो फरीदकोट के बरगारी इंसिडेंट में किसी भी प्रकार से कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अभी तक उसके दोषी कौन थे, कौन हैं, किनको सजा सुनाई जाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, पिछले 2 सालों में 2022 से लेकर 2024 तक रेडिकलाइजेशन जो पंजाब में बढ़ा, जिसके तहत अगर आप देखें तो सरबजीत सिंह खालसा या फॉर दैट मैटर अमृतपाल सिंह, ये जैसे लोगों ने जो रेडिकलाइजेशन कर कर लोगों को उकसाया और उसके तहत उन्होंने जो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर किया, ये नंबर 1 आज की डेट में एक कंप्लीट फेलियर है अकाली दल कांग्रेस का। ये एक कंप्लीट फेलियर है फॉर दैट मैटर इवन आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि पंजाब की जनता इस समय अगर आप देखें तो वो 2 बड़े महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि अकाली दल कंप्लीटली साफ हो गया। अकाली दल के साफ होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी, जो कि एक पार्टी जिसके पास सत्ता है राज्य में, वो सत्ता में रहने के बावजूद भी 3 सीटों से ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि लोगों ने कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट होकर, अकाली दल से फ्रस्ट्रेट होकर और फॉर दैट मैटर आम आदमी पार्टी से फ्रस्ट्रेट होकर 2 ऐसे एलिमेंट्स को जिताया, सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल सिंह, उन लोगों को जिन्होंने मुद्दों की बात करी और वो मुद्दे जो पंजाब की जनता सुनना चाहती थी, मुद्दे जैसे कि ड्रग की प्रॉब्लम, मुद्दे जैसे कि क्रिश्चियन कन्वर्जन की प्रॉब्लम। तो आज की डेट में ये जो उन्होंने एक एलिमेंट दिखाया इन लोगों को चुनाव में जिताकर, ये एक बहुत बड़ा गहरा साइन है पंजाब की फ्यूचर राजनीति के लिए कि क्या पंजाब की फ्यूचर राजनीति जो है एक एक्सट्रीमिस्ट एंगल पर जा रही है या नहीं जा रही है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि इस समय पंजाब की राजनीति में एक फिर से वैक्यूम है, क्योंकि लोग इस समय ना तो आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना अकाली दल, तीनों में से किसी में भी कोई भविष्य नहीं देखते। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है पहली बात कि क्या है फ्यूचर पंजाब की राजनीति का। यहाँ पर एक फैक्ट का प्रयोग किया जाए तो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने को मिलती है। भाजपा की जो परफॉर्मेंस रही इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब के केस में, वो ये थी कि उसका वोट प्रतिशत जो अभी पिछले चुनाव 2019 में केवल 9 था, यानी कि 9% वोट शेयर था, 2019 से 2024 में वो वोट प्रतिशत बढ़कर 18% हो गया, यानी कि कंप्लीट डबल हो गया। यानी कि एक लोगों के मन में विकल्प की राजनीति इस मोमेंट पर शायद भाजपा के तहत पहली बात तो दिखती है। क्या भाजपा इसको कैपिटलाइज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्या अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्या वो ग्रास रूट लेवल पर एक ऐसे वर्कर को नर्चर करके, जैसे कि आज की डेट में उन्होंने तमिलनाडु के अंदर एक मॉडल अपनाया हुआ है, क्या उस मॉडल को अपनाकर वो आगे आने वाले समय में बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी? ये भाजपा ही इसका आंसर दे सकती है। लेकिन दूसरी बात समझिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस मोमेंट पर पूरे के पूरे पंजाब के राज्य में एक और बहुत बड़ा पॉलिटिकल वॉइड है। अब सवाल उठता है कि इस वॉइड को कौन भरेगा? तो इस वॉइड को भरने की मुहिम जो है वो अकाली दल ने फिर से उठाई है। तो ये जो हाल ही में आप देख रहे हैं कि सुखबीर बादल की तरफ से जो नौटंकी हो रही है कि वो जो है गुरुद्वारे में हरमंदर साहब में जा रहा है, वहाँ पर गले में जो है बोर्ड टांग के बैठा है और वहाँ पर सेवा कर रहा है, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये इसलिए की जा रही है कि लोगों के प्रति एक मैसेज जाए कि पहली बात हम माफ़ी मांग रहे हैं।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 2024 में जो भी ये व्यवहार अभी आपके सामने सुखबीर सिंह बादल दिखा रहा है, बड़ा अनयूजुअल है कि ये व्यवहार वो अपने मन से नहीं कर रहा। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अकाल तख्त जो हमारी एक स्पिरिचुअल बॉडी है, जो सिखों के इंटरनल अफेयर्स को लेके बनी है, अकाल तख्त ने ये ऑर्डर दिया है सुखबीर सिंह बादल को कि आप आकर माफ़ी मांगिए और आप इस प्रकार से जो है अपने पापों की माफ़ी मांगिए जो आपने किए हैं। अब सवाल यही उठता है, पहली बात, कि चाहे अकाल तख्त के कहने पे सुखबीर सिंह बादल ये काम कर ले और चाहे वो अकाल तख्त के बाद हरमंदर साहब में खड़े होकर माफ़ी मांग ले, पर हरमंदर साहब के अंदर माफ़ी मांगने से आप चुनाव नहीं जीतोगे। चुनाव तो आप जीतोगे जब लोगों के मंदिर में जाओगे और लोग आपकी माफ़ी को स्वीकार करेंगे। क्या लोग इस समय पंजाब के इस परिस्थिति में हैं कि वो अकाली दल को माफ़ कर दें? लोकसभा चुनाव 2024 की जो वोट प्रतिशत पाई गई वो बड़ी सरप्राइजिंग इसलिए थी क्योंकि जो वोट प्रतिशत इस मोमेंट पे अकाली दल को मिला, वो अकाली दल को वोट प्रतिशत, ये कहना गलत नहीं होगा कि नोटा के बराबर जो वोट्स थे उसके बराबर का मिला। तो जाहिर सी बात है कि इस मोमेंट पर आज दिसंबर 2024 में अकाली दल की परिस्थिति बड़ी खराब है। अकाली दल इस मोमेंट पर एक ऐसी सिचुएशन में है ही नहीं कि वो किसी भी तरीके से जो है लोगों के प्रति अपने फेवर में एक सेंटीमेंट बना पाए। कांग्रेस इस समय एक स्ट्रगलिंग फेज पे है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, लोगों का भरोसा उस पार्टी से पंजाब राज्य के अंदर उठ चुका है और अगर जहां पर थोड़े पॉकेट्स में बचा भी है वो आने वाले साल 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मोमेंट पर पंजाब के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ड्रग्स, जिसके बारे में कोई पार्टी नहीं बोल रही। वो है सबसे बड़ी बात क्रिश्चियन कन्वर्जन, जिसके बारे में कोई पार्टी नहीं बोल रही। वो है इस समय बरगारी के उस फरीदकोट के इंसिडेंट के दोषियों को सज़ा सुनाना, जिसके बारे में कोई पार्टी नहीं बोल रही। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है, अब आप खेल को समझ लीजिए कि इस गुस्से को एक्सप्लॉइट करने के लिए बाहरी शक्तियां, अमेरिका से लेके कनाडा, जो बाहर बैठकर खालिस्तान मूवमेंट के जो नैरेटिव को चला रही हैं, अब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो समझ आएगा कि वो इस चीज़ का सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं कि पंजाब के अंदर जो एक राजनीतिक वॉइड है, इस वॉइड को कैसे भरा जाए। तो ये जो पूरी चीज़ आपके सामने मैंने पेश करी, आई होप कि इस वीडियो के बाद पंजाब की क्या परिस्थिति है, पंजाब की क्या राजनीति है और किस डायरेक्शन में आप आने वाले साल 2 साल में पंजाब को देखेंगे, ये सारी परिस्थिति अब आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।